हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सैम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं +1 क्लास का एक और लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। सीक्वेंस एंड सीरीज़ का जो नेक्स्ट लेक्चर है, ये सेकंड जो पार्ट है, उसमें आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। तो देखिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? तो देखिए डेफिनेशन से हम पहले समझते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है। अ सीक्वेंस A1, A2, A3 up to AN is called arithmetic sequence or progression if an+1 इज इक्वल टू an+d। ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी, मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ कि जैसे हमारे पास ये टर्म लिखी हुई है, कोई भी सीक्वेंस, हमने पिछले जो लेक्चर में पढ़ा था सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में, तो यहाँ पे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वन टाइप ऑफ अ सीक्वेंस पढ़ रहे हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या खास बात होती है। होती तो ये भी एक सीक्वेंस ही है, लेकिन इसमें क्या खास बात होती है, इसमें हमारे पास, हम इसको सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो होता है वो सेम रहता है हमेशा। जैसे A1 A2 का डिफरेंस, A2 A3 का डिफरेंस, और आगे ऐसे ही दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम रहता है। ये हम 10th क्लास में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो इसी को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि देखो, जो नेक्स्ट टर्म हम हमारी निकलेगी ना, कोई भी टर्म अगर मुझे निकालनी है तो उससे पहले वाली टर्म में डी ऐड कर रहा हूँ। ये डी का मतलब क्या है? यहाँ पे डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस। जो हमारा पास डिफरेंस होता है ना दो कंसेक्यूटिव टर्म का, उसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे वो कॉमन डिफरेंस ही हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम वन बाई वन पढ़ते हैं। देखो, nth टर्म, अब हमें कोई भी टर्म निकालनी हो, मान लो मैं फर्स्ट टर्म निकाल रहा हूँ, तो फर्स्ट टर्म में तो कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, तो फर्स्ट टर्म हमारी A1 या A लिख सकते हैं। अब मान लो मुझे सेकंड टर्म निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, पहली टर्म में डी ऐड करेंगे, है ना। जो पहली टर्म थी अपनी, उसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, डी ऐड कर दूंगा। अब अगर मुझे सेकंड टर्म निकालनी है तो पहली टर्म में ऐड कर दिया, और थर्ड टर्म निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, सेकंड टर्म में डी ऐड कर दूंगा। तो ये हमारा एक प्रोसीजर बनता चला जाएगा कि पहले उससे पिछले वाली टर्म में हम क्या कर देंगे, डी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास डी ही ऐड हो रहा है एक तरीके से। तो ध्यान से देखिए, पहली जो टर्म थी उसमें कोई डी ऐड नहीं हुआ, उसके बाद हर टर्म में एक एक डी ऐड हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि मान लो हम थर्ड टर्म निकाल रहे हैं, तो इसमें मैंने दो डी ऐड किए, एक तो A1 से A2 तक जाने के लिए डी, और एक A2 से A3 तक जाने के लिए डी। तो दो डी अगर मैंने ऐड किए हैं इसके अंदर, तो मैं उसको ये कह सकता हूँ कि मेरी तीसरी टर्म निकल जाएगी। तो सेम प्रोसीजर से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मुझे फोर्थ निकालने हैं, तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट टर्म का यूज करेंगे हम, और उसके अंदर कितने डी ऐड करने पड़ेंगे, 3 बार डी ऐड करने पड़ेंगे। तो 3D मैंने ऐड कर दिया, तो मेरे पास कौन सी टर्म निकल जाएगी, फोर्थ टर्म निकल जाएगी। तो इसी तरीके से हमने an का फॉर्मूला क्रिएट किया कि हमें कोई भी जनरल टर्म निकालनी पड़े तो हम क्या करेंगे, पहली टर्म में जो टर्म निकालनी है उससे एक कम करके डी ऐड कर देंगे। तो इतने डी हमें ऐड करने पड़ेंगे हर टर्म निकालने के लिए। तो यहाँ पे एक एक टर्म करके हमें डिफाइन किया गया है, इसमें समझना बहुत ज़रूरी है पहले। अब डेफिनेशन हम पढ़ें तो भी हमें समझ में अच्छे से आ जाएगी। वेयर ए इज अ फर्स्ट टर्म, यहाँ पे ए हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट टर्म को लिखते हैं, और डी जो है उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस, एंड एन जो है वो है नंबर ऑफ टर्म्स। कोई भी हमें टर्म निकालनी हो तो हम एन की जगह पे 1 पुट कर देंगे, 2 कर देंगे, 3 कर देंगे, जो भी हम पुट करेंगे वैसे ही हमारे पास टर्म आ जाएगी। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम ये कहते हैं कि इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। वो डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि एपी जो है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है, वो हमारी घट भी सकती है आगे और बढ़ भी सकती है। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मान लो हमारे पास एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, तो एग्जाम्पल में हम मान लो आपको ये एग्जाम्पल दें, 2 4 6 8, इस तरीके का कोई एग्जांपल लें, तो उसमें क्या देखो, डी बढ़ रहा है, 2 बढ़ गए, फिर 2 बढ़ गए, फिर 2 बढ़ गए। तो इस तरीके से हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है, +2। अगर मान लो इसी एपी को अगर मैं अपोजिट कर दूं, तो हमारे पास क्या रहेगा, मान लो मैंने कर दिया 8 6 4 एंड 2, तो ये हमारे पास 2 कम हो रहा है, तो जो माइनस कर रहे हैं 2, हम क्या कर रहे हैं, -2 कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा,
-2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कॉमन डिफरेंस को समझ सकते हैं कि अगर कम हो रहा है तो क्या रहेगा और बढ़ रहा है तो क्या रहेगा। बढ़ रहा है तो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस आएगा और अगर कम हो रहा है तो हमारे पास नेगेटिव कॉमन डिफरेंस आएगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म आती है वो ये कहता है, कई बार हमारे पास 10th क्लास में भी एक क्वेश्चन आया था और एपी में ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछ लिए जाते हैं कि हमारे पास मान लो 50 टर्म है तो पीछे से आप 20th टर्म निकालिए। तो ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि एंड से जो हमारे पास टर्म काउंट करें तो वो टर्म हमसे निकलवा सकता है। तो टोटल टर्म अगर हम इसको जैसे लिखें एक एग्जांपल के तौर पे कि 50 टर्म है मेरे पास और मुझसे बोले कि पीछे से अगर हम काउंट करें जैसे 50, 49, 48 इस तरीके से अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 तो वहाँ पे हमसे 20th टर्म निकलवा लेगा कि 20th टर्म क्या होगी। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो हम 50th टर्म को पहले लिख दें और फिर एपी को हम डिफाइन करके 20th टर्म नॉर्मल तरीके से हम निकाल सकते हैं कि A20 क्या रहेगा, A प्लस 19D इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमसे मेथड ही पूछे कि हम भी इसी मेथड से निकालना है तो हम मेथड क्या लगा सकते हैं उसमें कि टोटल टर्म हमारे पास 50 हैं। सोचो कि हमारे पास इस लाइन में 50 बच्चे बैठे हैं और मुझे पीछे से 20th का नंबर बताना है कि ये 20th कौन है। तो मैं क्या करूँगा, पीछे से 19 हटाऊँगा ना, 19 टर्म हटाने के बाद 20th आएगा। तो वैसा ही केस होता है कि एक कम हटाना पड़ता है। लेकिन हम एक कम को अगर माइंड में रखेंगे तो कन्फ्यूजन हमेशा रहेगी। तो आप क्या करें कि जितना हमारे पास टोटल है उसमें से जो टर्म हमें निकालनी, मान लो 20th निकालनी है 50 से, तो हम 20 ही माइनस कर देंगे और फिर एक ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे वही करके समझाया गया है कि टोटल टर्म n थी और हमें m टर्म निकालनी है, m टर्म फ्रॉम द एंड निकालनी है। तो हम क्या करेंगे उसमें, देखिए एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए अगर हमें mth टर्म निकालनी है फ्रॉम द एंड तो हम क्या करेंगे, टोटल टर्म n उनमें से m माइनस कर दिए तो मेरे पास डायरेक्ट m माइनस हो गए। लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, एक कम घटाना पड़ता है। मैंने टोटल ही घटाया तो इसलिए मैंने एक और ऐड कर दिया। तो ये टर्म होगी हमारी फ्रॉम द लास्ट mth टर्म। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद सेकंड ये हो गया अपना 10th तक का जो काम था, अभी लगभग हो गया है। और एक सम और आता था हमारा 10th क्लास में, तो वो भी हम ये कर लेते हैं क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है। अगर ये हमने कर लिया तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन है जो हम अगली वीडियो में करेंगे वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। और ये तो आप 10th क्लास में कर ही चुके हैं तो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होगा आपके लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे PDF से ही समझा रहा हूँ मैं। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। तो देखिए सम ऑफ एन टर्म जो है वो कैसे निकलता है। सम ऑफ एन टर्म हम पता है कि 10th क्लास में हम पढ़ के आए हैं, +1 में भी थोड़ा सा बेसिक इसका दे रखा है तो हमें करना है। इसके बाद हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आएगा GP, वो हम अच्छे से करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार अरिथमेटिक की एक एक्सरसाइज है तो उसको भी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ नई चीज़ें भी ऐड होती हैं इसके अंदर, जैसे अरिथमेटिक मीन ऐड हो गया और जो हमें माननी पड़ती हैं कुछ एक बेसिक। तो जैसे हम CBSE से करते हैं तो 10th क्लास में लगभग कर लेते हैं। तो चलिए हम सम का फॉर्मूला पढ़ते हैं, सम ऑफ एन टर्म। यहाँ पे एन टर्म का अगर सम निकालना है तो हमारे पास क्या चाहिए, हमें फर्स्ट टर्म चाहिए और एक कॉमन डिफरेंस चाहिए। यहाँ पे AP में हमें सिर्फ दो ही चीज़ चाहिए होती हैं नॉर्मली, A और D। हमें ये दोनों चीज़ें मिल गई, A मीन्स फर्स्ट टर्म और D मीन्स कॉमन डिफरेंस। अगर ये दो चीज़ें मिल गई तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, कितनी भी टर्म का सम निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। अब एक और सम का फॉर्मूला दे रखा है हमें। एक और सम का फॉर्मूला ये कब लगेगा, जब हमें कोई लास्ट टर्म दे दे कि जैसे हमसे बोले कि 50 टर्म का सम निकालो, 50 टर्म का सम, और हमारी 50th टर्म जो होगी वो दे रखी हो 106। तो इस तरीके का क्वेश्चन हो तो हम उसमें डायरेक्ट जो ये फॉर्मूला है 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, इसको बदल के आप ये भी लगा सकते हो A प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो हम सम निकल जाएगा उसका। तो इस तरीके से भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे भी देखते हैं हम क्या कुछ दे रखा है इसमें। उसके बाद देखिए हमारे पास आता है सुपोजिशन ऑफ टर्म। इसका मतलब क्या है, अगर कोई हमें बोले कि इस AP की आपको 3 टर्म इस हिसाब से दे रखी हैं या 3 टर्म आपको निकालनी है तो आप उसको लेट कैसे करेंगे, जिनका सम इतना है या प्रोडक्ट इतना है, ऐसे कुछ क्वेश्चन देते हैं हमें। AP में ना तो फर्स्ट टर्म देता है वो, ना कॉमन डिफरेंस देता है, डायरेक्ट हमें टर्म के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। तो वहाँ पे अगर हमें 3 टर्म निकालनी है तो हमें ये 3 टर्म लेट करनी पड़ेंगी, A माइनस D, A
और a प्लस डी। अब यही क्यों लेट करते हैं हम? आप सोच के देखिए, अगर इनका मुझे सम दे रखा होता, तीनों को जोड़ते तो d से d कैंसिल हो जाता और मेरे पास a की वैल्यू आराम से आ जाती। तो हमें अपने कंफर्ट के हिसाब से हमें वो वैल्यू माननी होती है जिससे हमारी अपना क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। अब ऐसा तो हम a1 a2 a3 भी मान सकते हैं, लेकिन उनको मानने से हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो वो नहीं हो पाएगा। तो इससे बेटर है कि हम ये टर्म लेट करें। अब अगर n 4 दे रखा है, मान लो 4 टर्म निकालनी है, तो आप कैसे लेट करेंगे इसको? तो आपको n 4 अगर दे रखा है तो 4 टर्म आपको लेट करनी है, a माइनस थ्री डी, a माइनस डी और a प्लस डी और a प्लस थ्री डी। अगर आप इनका भी सम करके देखें तो a आराम से आ जाएगा। तो आपको ऐसी टर्म माननी पड़ती हैं जिनका कॉमन डिफरेंस भी सेम रहे, मतलब ए पी तो हो, लेकिन अगर हम सम करें तो किसी एक की वैल्यू या ए की वैल्यू तो आ ही जाएगी, ठीक है। डी कैंसिल हो जाए, देखो माइनस का थ्री डी माइनस का डी प्लस का थ्री डी, तो फोर डी माइनस फोर डी कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इनको लेट कर सकते हैं। अगर फाइव टर्म लेट करनी है तो हमें इसी तरीके से प्रोसीजर चलता रहेगा। जैसे थ्री में था एक माइनस का एक प्लस का, तो उसी में हमने एक एक टर्म और इंक्रीज कर दी, इधर टू डी और इधर भी टू डी वाला, एक प्लस का और एक माइनस का। तो कोई इशू नहीं है, ये एपी में ही रहेंगे और हमारी पांच टर्म निकल जाएंगे आराम से, अगर हमें सम वगैरह कुछ दे रखा होगा तो, ठीक है। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं अरिथमेटिक मीन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि अरिथमेटिक मीन के ऊपर ये 10th क्लास में कम ही यूज होता है। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन काफ़ी यूज हो जाएगा प्लस 1 में, और कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो अरिथमेटिक मीन होता क्या है? मीन का मतलब वही जो हम 10th क्लास में भी एक चैप्टर किया था हमने, मीन मीडियन और मोड वाला, उसमें भी मीन निकालते थे हम। जो भी कंटिन्यूस नंबर या कोई एक सीरीज होती है उसका अगर मुझे मीन निकालना पड़े तो फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई टू। अगर आप सोचिए कि वन लिखा हुआ है, थ्री लिखा हुआ है और थ्री लिखा हुआ है, मुझे इसका मिडल टर्म निकालनी है, तो क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ के दो से भाग कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? टू, और वही टू इसका मीन होता है। तो इस तरीके से अगर मुझे दो नंबर का मीन निकालना है तो मैं क्या करूँगा? दोनों को जोड़ के दो से भाग कर देंगे। तो ये सिंपल सा तरीका है अपना अरिथमेटिक मीन निकालने का। तो एपी में हमारे पास अरिथमेटिक मीन होता है, जीपी में हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो हम पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ और पढ़ लेते हैं अभी। देखिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एपी। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर हम प्रॉपर्टी पढ़ें तो प्रॉपर्टी वैसे तो मैंने बता दी, जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो तो वो एपी होती है, ये तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। लेकिन इस ये जो दो प्रॉपर्टी है इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया जाता है। अब प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, बाद में हम एग्जांपल लेंगे। इफ़ अ कांस्टेंट इज एडिड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, या तो ऐड किया जाए या फिर सब्ट्रैक्ट किया जाए, ईच टर्म ऑफ एन एपी, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो एन एपी। मान लो एक एपी लिखी हुई है हमारे पास और उसकी प्रत्येक टर्म में हम एक एक जोड़ दें या एक एक घटा दें, दो दो जोड़ दें, दो दो घटा दें, प्रत्येक टर्म में से सेम चीज़ जोड़नी या घटानी है, तो वो जो बनेगी वो भी हमारे पास रिजल्टिंग जो सीक्वेंस होगी वो भी एपी ही बनेगी। तो ये कहना चाहते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास अगर हम प्रत्येक टर्म में से सेम कांस्टेंट को जोड़ें या घटाएं तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एपी ही रहेगी वो। एपी ऐसा नहीं होगा कि वो बदल जाएगी, कोई और सीक्वेंस बन जाएगी, वो एपी ही रहेगी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है? इफ़ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज़ मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, तो अगर हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें बाई नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, जीरो से मल्टीप्लाई करने पे, मल्टीप्लाई करने से तो बन सकती है लेकिन डिवाइड करने से आपको लगेगा कि जब भी मैं जीरो से डिवाइड करूँगा तो इन्फिनिटी आने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए इसने नॉन जीरो पहले ही डाल दिया कि नॉन जीरो कांस्टेंट से अगर डिवाइड करेंगे एवरी टर्म को तो हमारे पास जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगी वो एपी ही रहेगी। तो यहाँ पे वही फोर ऑपरेशन लगा लीजिए कि मल्टी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये चारों ऑपरेशंस अगर हम प्रत्येक टर्म को करें सेम कांस्टेंट से तो रिजल्टिंग सीक्वेंस हमारी एपी ही रहती है, कोई चेंज नहीं आता उसमें। तो इस तरीके से हम एपी की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ के अब हम एपी के बारे में जो सब कुछ जान चुके हैं तो अब हम उसके ऊपर क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ। तब तक आप, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, और वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें इसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।